हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं रीट स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं। लेवल 2 जिनको एसएसटी से पेपर देना है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट उस 6, 7, 8 की क्लास में नहीं रह जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो लगभग आपके सभी जो डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आपको एक बात और बता दूं, ये जो नोट्स हमने तैयार किया है ये जान लीजिए आपके सिलेबस का निचोड़ है। अगर इस निचोड़ को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसी से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द ही सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी करेंगे। आप देखेंगे कि इस नोट्स से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अतीत के बारे में। देखिए, बात करते हैं, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्राहक और जानवरों का शिकार करते थे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहा करते थे। दूसरा टॉपिक है, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली फसल कौन सी थी जो मानव ने उपजाया था। तो याद रख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है, सहायक नदी क्या होती है? जब छोटी छोटी नदियाँ जा करके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं तो उसे ही सहायक नदी कहा जाता है। जो छोटी नदियाँ होती हैं, जैसे मेरी बात को समझिए, ये एक बड़ी सी नदी है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। एक छोटी नदी यहाँ से आई, 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 और ये सारी नदियाँ आकर के इस बड़ी वाली नदी में मिल जा रही हैं, अपना जल इसमें डाल दे रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन्हीं नदियों को ही हम सहायक नदी के नाम से जानते हैं। भैया याद रखिएगा, ठीक है। आपको सहायक नदी के बारे में एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपसे जरूर पूछा जाता है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, याद रख लीजिएगा। तो आपका कौन कौन सी हैं याद रखिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं, विकसित हुए हैं। याद रखिएगा, कहाँ? जो आपकी सिंधु की सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, इनके किनारे, गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। याद रखिएगा, पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशिया में आपसे ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश तो हैं लेकिन ये दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। दक्षिण एशिया में शामिल देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका देश का नाम। जो देश का नाम है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनते हैं।
इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये आपका मान लीजिए विश्व मानचित्र है, ये आपका इंडिया है। क्या कहा है? उत्तर पश्चिम, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो ये आपका ये वाला कोना है बाबू, इधर से जो आने वाले हैं, इधर से जो आने वाले हैं आपके, कौन आने वाले हैं? तो लिखा है ईरानी और यूनानी। तो जो ईरानी और यूनानी इधर से जा रहे हैं, उन्होंने इस इंडिया को क्या कहा है बाबू? इसको हिंदोज अथवा इंदोज नाम से संबोधित किया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आपको मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। इस जितनी भी लाइनें आपको मिलेंगी दोस्त, सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। अतीत की जानकारी, ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कैसे अतीत को जानेंगे? भाई अगर आपके मन में एक विचार आ रहा है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, मुझे बताइए, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, क्या वो गाना गाते थे, क्या वो खेल खेलते थे, इन सब की भी जानकारी जानने का आपका मन जरूर करता होगा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। चलिए बात करते हैं बाबू, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अतीत को जानना चाहते हैं, आप 50 वर्ष पूर्व जानना चाहते हैं, 50 वर्ष पूर्व का न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई किताब ले लीजिए, पढ़िए, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। ये जो पुस्तकें थी ये हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। हाथ से लिखने के कारण इनको पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, ये, और ये लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है। क्या है? हाथ है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन एग्जामों में बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसके बारे में आप जान लीजिए, वो है बाबू पांडुलिपि। क्या है? पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों, जिसे पाम लीफ कहते हैं, अथवा हिमालय में उगने वाले एक भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था, जिस पर इनको लिखा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि भोजपत्र किस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों से मिलता था? तो हिमालय क्षेत्र में। और वो पेड़ कौन सा है? तो भूर्ज पेड़ है, याद रखिएगा। ठीक है, और ताड़ पत्रों पर भी जो है इनको लिखा जाता था, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये कहाँ कहाँ मिलती थी, इनका स्थान क्या है? तो जो पांडुलिपियां हैं वो आपको मंदिर में, विहार कौन बनाते थे? जो आपके बौद्ध हैं, जो बौद्ध हैं वो जो है विहार बनाते थे, विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में मिलेगा क्या? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा आपको इसमें मिलेगी, याद रखिएगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। आपसे ये भी पूछता है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था बाबू? तो जो आम जनता है, आम जनता जिसे कहा जाता है, जिसे जनता कहा जाता है, उसे ही प्राकृत भाषा जो है वो लोग प्रयोग किया करते थे। ठीक है, चलिए
आगे बात करते एक टॉपिक है आपका अभिलेख। अब देखिए अभिलेख में भी कुछ चीजें जानना है, जैसे क्या जानना है जान लीजिए, ये कहाँ मिले, ठीक है, कौन कौन से अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं, अभिलेखों इसका जो अध्ययन है उससे हमको क्या जानकारी मिलेगी, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए बात करते हैं अभिलेख क्या है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब होता है बाबू लिखे गए, क्या होता है, लिखे गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उन नियमों का पालन कर सके। भाई उस समय इतना न्यूज़पेपर थोड़ी चलता था, एक बड़े से पत्थर पर कोई आदेश रास्ते में लगवा दिया गया, जहां से जनता आ जा रही है, कुछ लोग पढ़े, लोगों ने प्रचार किया, जन जन तक बात पहुंची। इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत माने गए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे कि हमने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, हमने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है जिक्र आपको वहाँ देखने को मिलेगा। चलिए एक शब्द आपको जाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसे कहा जाता है पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए ये क्या होगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट होगा वो कोई व्यक्ति ही तो होगा, इसके दिमाग में क्या होगी, कुछ चीजें आएंगी। चीजें क्या आएंगी भैया, इसके दिमाग में चीजें आएंगी कि उस समय लोग जो है क्या क्या चीजें यूज करते थे, कौन कौन सा बर्तन था, ठीक है, जानवर किस तरीके से रहा करते थे, लोग कैसे पालते थे, इन सभी चीजों की खोजबीन, मन में जो विचार आया उसकी जो खोजबीन करता था, अर्थात पुरानी चीजों की जो खोजबीन करता था, वो पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की क्या है इसमें। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, याद रखिएगा। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। किसका किसका, याद रखिएगा, पत्थर और ईंट से बनी अगर कोई इमारत मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, ठीक है, चित्र मिल जाए, मूर्ति, इन सब का अध्ययन करते थे। और किसका, औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का, आभूषणों का, सिक्कों का, इन सब का भी अध्ययन करते थे और इनको ढूंढते थे, इनकी छानबीन के लिए खुदाई भी करते थे वो जगह जगह, ताकि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से वो ढूंढ सके। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते रहे होंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को देखने को यहाँ पे मिला। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होता है, आरंभिक मानव, अर्लीस्ट पीपल जिसे हम कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, अर्लीस्ट पीपल जिसे हम कहते हैं, आरंभिक मानव जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो देखने को आपको मिल रहा है। जो अर्लीस्ट पीपल हैं इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हमें जानना है। आइए एक एक जानकारी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक हंटर गिदर्स के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, इसलिए उन्हें हंटर गिदर्स कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, इन चीज़ों को इकट्ठा करते थे। देखिए शिकार करने के कारण, मेरी बात को समझिएगा, जो ये नाम मिला है इनको, ये जो नाम है इसकी चर्चा करता हूँ। एक शब्द है हंटर, ये शिकार करने के कारण हंटर कहा करते थे, जो चीजों को इकट्ठा करते थे, इसलिए इन्हें गिदर्स कहा गया है, हंटर गिदर्स, इसीलिए इनका नाम पड़ा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
बात करते हैं पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इन दो चीजों के लिए जो पत्थर का औजार है उसका उपयोग किया जाता था, याद रखिएगा। लोग गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास आपको मिलेगा देखने को, जो नर्मदा घाटी है वहां देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजारों, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष देखने को मिलते हैं, उन्हें पुरा स्थल कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बाबू आज की क्लास को हम लोग इसी पर रोकते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, छोटी वीडियो, और छोटी वीडियो से आप बहुत अच्छी तैयारी करिए। वीडियो लगी कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी वीडियो कल आपको जरूर मिलेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको कराऊंगा, देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपकी इसी नोट्स से हैं। ठीक, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।